ढोला मारूरा दूहा यह रचना राजस्थानी भाषा में लिखित एक लोकप्रिय प्रेम कहानी है जिस कहानी के रचनाकार अज्ञात है। जैसे कि लोक में प्रचलित कहानियों का कोई जो है लेखक या कोई वास्तविक रचनाकार नहीं पता चलता, उसी प्रकार ढोला मारूरा दूहा का रचनाकार भी अज्ञात है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान इसके रचनाकार कवि कल्लोल को मानते हैं और कुछ कवि कुशल को मानते हैं। इसमें इस कहानी का नायक है नरवर देश का राजा, कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारवणी की प्रेम कहानी है। इसमें कहते हैं कि अबोध अवस्था में ही, जब दोनों कुछ पहचानते ही नहीं है, तब बचपन में ही इन दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में जब तक मारवणी यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं करती, तब तक उसको अपने माँ और पिता साथ में रखते हैं। जैसे ही मारवणी यौवन अवस्था प्राप्त करती है तो यौवन का आगमन हो जाता है, तो उसके रागात्मक वृत्ति जागृत हो जाती है। कहते हैं कि मारवणी ने एक बार रात को सपने में ढोला को देख लिया और तभी से उसके हृदय में अपने प्रियतम से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। और इसी प्रकार जो है वो अनेक संदेश वाहकों को ढोला के पास में संदेश भेजती है कि अब ये जो मारवणी है वह यौवन को प्राप्त हो चुकी है, अब आप आकर मिले। इस प्रकार की किंवदंती है, ये लोक कहानी है और इस लोक कहानी के आधार पर ये प्रेम कहानी लिखी गई है। और इस प्रेम कहानी को अपने हिंदी साहित्य में आपके पाठ्यक्रम में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो आज अपन हिंदी भाषा बोलते हैं, इस हिंदी भाषा के विकास में राजस्थानी भाषा का कितना योगदान है। देखते हैं आज की हिंदी भाषा और आदिकाल की राजस्थानी भाषा में कितना सामंजस्य है। भाषा को स्पष्ट करने के लिए प्रसंग दिया गया है, न कि प्रेम कहानी को बताने के लिए। देखो, अम्ब तजई नहीं कोई ला, सरवर सालू राहे, राज हिवय मा पात रहूं, आधण धऊ। ये धऊ है, यहाँ पर धट नहीं है, धऊ। आधण धऊ अब राह है, अब राह है। अरे यार, इतनी सारी गलतियां हो गई इसमें। आएगा बेटा इसमें केवल चंद्रबिंदु आएगी इसमें, वो तुम देख लेना। अब राह है, ठीक है। अम्ब तजई नहीं कोई ला, अब ये नहीं है। अब नहीं शब्द यहाँ पर नहीं के लिए नहीं, नकारात्मकता को नहीं दर्शा रहा, नई न्यू जो नया होता है उसको दर्शा रहा है ये। तो उसको दर्शाएगा तो ये नहीं भी छोटा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो दोहा कह रहा है, इस दोहे में जो पुंगल देश की रानी है वो राजा को बता रही है कि जिस प्रकार आम के वृक्ष पर नई कोयल आकर बैठ जाती है, जैसे वर्षा ऋतु शुरू होती है तो वृक्षों पर नई नई कोयल आती है, तालाबों में मेंढक है, जानवर है, वो जिस प्रकार से आ जाते हैं, मतलब कि जो जगह होती है उस जगह पर दूसरे नए नए पक्षी आ जाते हैं, नए नए जानवर आ जाते हैं। उसी प्रकार राज हिवय माँ पात्र, हे राजा तुम भी हृदय में एक निश्चय कर लो, आधन देव अवरा है। आधन यह धन, अब यह धन कहा गया अपनी पुत्री मारवणी को। मारवणी की माता और पिता आपस में बातें कर रहे हैं कि यह धन देव हो जाना चाहिए, अवरा है किसी और का। अब यह धन किसी और का हो जाना चाहिए, अर्थात अब हमें अपनी मारवणी का विवाह कर देना चाहिए। जू थे जानो त्यू करऊं, राजा आइस दीद, रानी राजा नु कही, ओ महानातरऊ की थे। अब यहाँ पर राजा से रानी कहती है कि जो आपको अच्छा लगे, जितना आप जानो आपको उतना करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य था, मुझे कहना चाहिए था, वो मैंने आपको कह दिया है। ढोलो मारू परनिया, अब ढोला और मारवणी दोनों को विवाह हो जाता है। वरदल हो उत्साह है, वरदल यानी विवाह है, विवाह में उत्साह हो रहा है, जो भी आनंदित विवाह में सभी हो रहे हैं। आप पुंगल चा पद्मिनी,
पुंगल देश की है पद्मिनी। पद्मिनी सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर स्त्रियों के लिए पद्मिनी शब्द काम में लिया गया है। तो ये कह रहा है कि पुंगल देश में, पुंगल राज्य में सबसे सुंदर जो नारी है वो कौन है? मारवणी है। औ नरवर चऊ ना है, ना है पतियों में, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ नरवर देश का राजा है। दोनों की विवाह हो जाता है और दोनों का यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे देखो, मारो नु आखई सखी आज सकाई उदास, काम चित्रम जो दिठमई रूप न भूलई तास। मारो नु आखई सखी, मारू नु मारू से अर्थात मारवणे से, आखई ऐसा कही, सखी सखी मारवणे से उसकी सखी ऐसा कहती है कि आज सकाई उदास, आज तू क्या उदास है। काम चित्रम जू, काम यानी रागात्मक वृत्ति, जैसे ही यौवन का आगमन होता है तो एक रागात्मक वृत्ति जागृत होती है, काम वासनाएं उसके हृदय में जागृत होती है। तो उसके बारे में बताया गया है, काम चित्रम यानी काम के चित्र, जू जिस प्रकार दिठ दृष्टि दिखाई मई देते हैं, जिस प्रकार काम के चित्र दिखाई देते हैं, रूप न भूलई तास, उसके रूप मन को भूल नहीं सकते। मारवनी की सखी मारू से कहती कि हमें ऐसा लगता है कि तू आज उदास है, क्योंकि तुम्हारे जो है हृदय पर काम के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अम्हा मन अचरज भयऊ सखिया आखई एम, तई अणदिठा सजना क्यों करे लगा प्रेम। तब मारवणी अपनी सखियों से कहती है कि मेरा तो मन आश्चर्य से भरा हुआ है। सखिया आखई एम, वह सखियों से कहती कि मेरा तो मन आश्चर्य से भर गया है। क्यों? तई अणदिठा सजना, अरे मैंने तो उस सज्जन को कभी देखा ही नहीं, मैंने मेरे पति को कभी देखा ही नहीं। अणदिठा ए दृष्टि, दिठा यानी देखना, अण यानी अन, यानी मैंने तो कभी देखा ही नहीं, अन यानी नहीं, मैंने तो उस सज्जन को कभी देखा ही नहीं। क्यों करे लगा प्रेम, फिर ये प्रेम मेरे हृदय में किस प्रकार लग गया। जे जीवन तिन्हा तना तन ही माही बसंत, धारई दूध पयो हरे बालक में काढ़त। देखो आपकी परीक्षा में जो जो मुझे लग रहा है कि इसकी व्याख्या आ सकती है, उसी की व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। संदर्भ प्रसंग विशेष आपको लिखना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एग्जाम आपके नज़दीक आ रही है, कंप्लीट आपको करवाना है। तो जो मुझे लगेगा उसी की व्याख्या मैं आपको बता दूंगी, जो नहीं लगेगा उसको छूट रहे हैं अपन। चहूँ दिस दामिनी सघन घन, पीऊँ तज तीर्ण वार, मारो मार चातक भये, पीऊँ पीऊँ करत पुकार। ये लगता है आ सकता है। चहूँ दिशे चारों दिशाओं में, दामिनी बिजली, सघन घने घन बादल, चारों दिशाओं में बिजली चमक रही है और घने बादल हो रहे। पीऊँ तजी तीर्णवार, इस बार तो प्रियतम मुझे पूरी तरह से त्याग ही देते हैं। मारू मर चातक भय, मारवणी मर यानी मर ही गई है, चातक यानी चातक पक्षी के समान हो गई है। प्यूं प्यूं करत पुकार, और अपने प्रियतम से मिलन की पुकार कर रही है, अर्थात यहाँ पर प्रियतम से मिलन की जो है तीव्र लालसा व्यक्त की गई है। चहूँ दिशि दामिनी सघन धन, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, पावस आयु, दिशि दिशि में छक अनुप्रास अलंकार भी है। प्यूं प्यूं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है। मारू मारू में भी छक अनुप्रास अलंकार है, ये देख लेना। पावस आयु साहिबा बोलन लागा मोर, कांत तू घरे आव नैवी, जो बन किधऊ जोर। किधऊ यानी कर रहा है। पावस आयु साहिबा, साहिबा हे पतिदेव आप घर, पावस यानी वर्षा ऋतु अब आ गई है। हे पतिदेव अब तो वर्षा ऋतु आ गई है। बोलन लागा मोर, चारों तरफ मोर बोलने लग गए हैं, अर्थात चारों तरफ आनंद का माहौल छा गया है। कांत यानी पति, तुम घरे आव नवी, अब तो तुम घर पर आ जाओ। जो बन की धऊ दूर, मेरा यौवन जो है, यौवन अर्थात मेरे यौवन का आगमन हो गया है और रागात्मक वृत्ति जागृत हो गई है। प्रियतम से मिलन की जो तीव्र लालसा यहाँ पर व्यक्त की गई है। इसको छोड़ दो, राजा प्रजा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये है देखो मोस्ट 112वां। ढाडी एक संदेश डऊ, प्रियतम कहिया जाई, साधन बड़ी कुइला भई, भसम डंडोली सी आई। ढाडी एक संदेश डऊ, अब यहाँ पर जो है मारवणी अपने पति ढोला को
एक पथिक के माध्यम से संदेश देकर अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती है। ढाडी यहाँ पर पथिक को कहा गया है, संदेश लेकर जाने वाले को कहा गया है कि ढाडी हे पथिक, एक संदेश प्रियतम पति कहिया जाई, जाकर कहना एक संदेश मेरा तू मेरे पति को जाकर कहना। साधन बड़ी कोयला भई, साधन देखो साधन, साधन ये है, इस प्रकार है। सा यानी यह है, धन यानी तुम्हारी जो है, धन यानी स्त्री, तुम्हारा धन, धन रूपी स्त्री। यह तुम्हारी धन रूपी स्त्री अर्थात तुम्हारी धर्म पत्नी बड़ी जल गई है, कोयला भई कोयला हो गई है, भस्म होकर, ढंडोलिशी यानी ढंडोल लेना अर्थात ढूंढ लेना आई आकर। मारवणी कहती है कि हे डाडी अर्थात हे संदेशवाहक, तू एक संदेशा मेरा लेकर चला जा मेरे प्रियतम के पास, ये कहना कि पता नहीं तू कब आएगा। तुम्हारे ये जो स्त्री है, तुम्हारी नारी है, ये तो तुम्हारे बिना जलकर कोयला हो गई है और तुम आकर इस जो है राख को आकर जो है इकट्ठा कर लेना। अर्थात जो भी है यहाँ पर मारवणी की योगावस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। खूब भाई इतने सारे। अब देखो हाँ, प्रश्न है यहाँ पर इस प्रकार आपका प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, जिसे मैंने दे दिया है, ये तुम पढ़ लेना, इसकी व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। सप्रसंग संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको रचनाकार का नाम या तो कवि कुशललाभ लिख देना, कवि कल्लोल लिख देना। देखो अगर आप कुशललाभ लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, कवि कल्लोल लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, कोई भी याद नहीं होता, अगर आपको याद नहीं रहता है तो अज्ञात रचनाकार भी लिख सकते हो। कि प्रस्तुत दोहा राजस्थानी भाषा का एक लौकिक प्रेमाख्यान काव्य है, इसके रचनाकार अज्ञात है, बस कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नाम याद रहता है, कवि कल्लोल लिखते हो तो भी सही होगा और कवि कुशल लाभ लिखते हो तो भी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार के ये देखो ढोला मारुआ दोहा में लौकिक जीवन की सहज अभिव्यक्ति हुई है, रचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसमें लौकिक जीवन है, देखो वर्षा ऋतु का वर्णन है, रानी जैसे लौकिक संस्कृति है कि घर में जो पुत्री जब बड़ी हो जाती है, यौवनावस्था को प्राप्त करती है, तो उसकी विवाह की बातें शुरू हो जाती है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर आपस में बात करती हैं कि ये अब किसी अन्य की हो जानी चाहिए, इसका विवाह हो जाना चाहिए। दोनों का विवाह होता है और विवाह में किस प्रकार ये जो लौकिक, इसके अलावा आपको नेट पे भी देखनी है, ये काफ़ी नहीं है, जो 2-3 है ये लौकिक संस्कृति की सिलेक्शन दिख रही है। एक वो है ना अपने पति के लिए विरहित होती है, भी एक तरह से लौकिक जीवन ही है। और संदेश वाहक को, राहगीर को संदेश भेजती है, ये भी राजस्थानी एक लौकिक है ना, लोक जीवन ही है। तो ये सारा आपको लिखना है। इसके अलावा आपको नेट पे भी देखना है, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के साथ में एक दोहा लिखोगे, उसके बाद में इसका जो भी है लिखोगे आप। लौकिक जीवन हो गया। ढोला राजस्थानी भाषा का लोकप्रिय प्रेमाख्यान काव्य है, ये भी लिखना है। राजस्थानी भाषा का किस प्रकार काव्य है, इससे पहले भी ये लिखा गया था, जो भी है आपको लिखना है। रचना मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है, इसमें वियोग श्रृंगार के मधुर व मर्यादित चित्र अंकित है। इसमें मारवणी का पूरा वियोग श्रृंगार आ जाएगा, कौन सा जो है दोहा क्या कह रहा है, वह दाख हो जाती है जलकर, वह जल बलकर कोयला हो जाती है, और भी आपको उसमें देकर लिखना है। ये तो अपने क्लास में जब ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब भी अपने खूब पढ़ा था, तो आपके पास पुराने वाले होंगे तो वो दोहे उतार लेना बीच बीच में, है ना, कौन से दोहे में मारवणी क्या कह रही है अपने आप को। कभी स्वाति नक्षत्र की बूंद बनती है, कभी चातक बन जाती है, तो कभी कोयल जल बनकर कोयला हो जाती है, कभी दाख हो जाती है। तो वो सारी है ना अपने को लिख देनी है। इसमें केवल दोहे ही नहीं उतार देने हैं, उन दोहों की जो है व्याख्या अपने शब्दों में उतार के उनको लिख देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ढोला मारुआ दोहा के भाव पक्ष और कला पक्ष पर सोधारण आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना,
तो उदाहरण प्रकार से डालिए। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे भी हो सकता है कि ढोलर मारुआ दोहा के भाव पक्ष पर जो है उदाहरण सहित प्रकार से डालिए, या भाव सौंदर्य पर उदाहरण सहित प्रकार से डालिए, कला सौंदर्य पर उदाहरण सहित प्रकार से डालिए। तो भाव में तो वही आ जाएगा, प्रेम का चित्रण, भाव का मार्मिक चित्रण, लौकिक जीवन की किस प्रकार इसमें अभिव्यक्ति हुई है, वो सारे वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार ही आ जाएंगे, है ना। भाव पक्ष में तो कला पक्ष में इसकी भाषा किस प्रकार की होगी, अलंकार किस प्रकार के हैं, छंद कितने क्या है ना, ये सारे इसके कला पक्ष में आ जाएंगे। क्वेश्चन एक भी आ सकता है और क्वेश्चन इसमें अलग अलग बनकर भी आ सकता है, वो आपको इसमें लिखने हैं।